नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में इस हफ्ते हमने देखा बेहद शानदार तरीके से हफ्ते का आगाज हुआ। मार्केट्स ने सोमवार को नया रिकॉर्ड हाई भी छुआ, लेकिन हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आई, यानी कि बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे हैं। तो आखिरकार बाजार में जो ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हुई और आज के लिए बाजार में कौन से अहम ट्रिगर्स हैं, कैसे बाजार में स्ट्रैटेजी बनानी है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर क्षितिज महाजन जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। क्षितिज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी लाइन पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। मैं जरा एक आपको हल्का सा जिस्ट दे देता हूँ मार्केट्स का कि किस तरह से क्लोजिंग कल के सेशन में हुई थी, फिर आज के मार्केट्स की तैयारी करते हुए नजर आएंगे। हमने देखा कल के मार्केट में रिकॉर्ड हाइस बनते हुए दिखे थे। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ने ही रिकॉर्ड हाइस टच किए, लेकिन हायर लेवल से बाजार में भारी मुनाफा वसूली भी हावी होती हुई नजर आई। क्लोजिंग की जहां तक बात है तो निफ्टी महज 1 अंक, सेंसेक्स 23 अंक और बैंक निफ्टी 110 अंकों की मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आए। ऑलमोस्ट 25,000 टच हो गया था निफ्टी की जहां तक बात है, लेकिन हायर लेवल से 163 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी में क्लोजिंग बनती हुई दिखी। सेंसेक्स की जहां तक बात है तो 81,908 यानी कि ऑलमोस्ट 82,000 टच हो गया था, वहां से 550 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो इसमें तो हायर लेवल से 934 अंकों की हमने गिरावट के साथ क्लोजिंग होती हुई देखी है। तो क्षितिज सर, आज की जहां तक बात है, ये जो रिकॉर्ड हाई से हमने प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखी है निफ्टी में, इसको आपने कैसे रीड किया है सर? आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए बाजार के लिए? तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस अराउंड द कॉर्नर की 25,000 का लेवल जो है थोड़ा क्रिटिकल हो रखा है। हम्म। एंड मार्केट्स आर टेकिंग, मार्केट पार्टिसिपेंट जो अपना टाइम खूब लगा रहे हैं। बट आई थिंक मॉर्निंग लग रहा था शायद ऑल टाइम हाई 25 पे आज चले जाते। बट यस, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई एंड विच जो एविडेंट था। आप समझिए बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन गैप पे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स बहुत ज्यादा है और अर्निंग उतनी सपोर्टिव नहीं है। तो वो एक वन ऑफ द की कारण था कि हमने थोड़ी बिकवाली देखी मार्केट में इनिशियल ऊपर जाने के बाद। आई थिंक स्ट्रेटेजाइज यही करना चाहिए जो मुझे लगता है कि आप स्टैगर वे में इन्वेस्टमेंट करते रहें, क्योंकि बाहर बैठना भी ठीक नहीं है। बट आप उन पॉकेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे आपका वैल्यूएशन मिसमैच कम है। भाई, मतलब वैल्यूएशन मिसमैच की जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये कर रहा हूँ कि दैट हम बात कर रहे हैं अर्निंग ग्रोथ में और प्राइस टू अर्निंग में। भाई, आपको दिख रहा है कि हाँ, अगले 4-5 साल में भी आप वो मल्टीपल जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे आप लोग थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी हो जाए और अपने एंड पे जो चीजें ठीक लगती है वही बाय करें। और जो लोग हमारा ये शो देख रहे हैं, और मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा उनसे कि म्यूचुअल फंड या पीएमएस का रूप लें अगर उनके पास समय नहीं है। क्योंकि आपको पिछले 2-3 साल में लग रहा होगा ये स्टॉक मार्केट बहुत आसान है, इसको आराम से किया जा सकता है। पर मानिए मैं खुद अपनी इन्वेस्टमेंट सारी जो है पीएमएस और म्यूचुअल फंड रोड के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। चाहे हम स्टॉक्स के ऊपर कितनी भी रिसर्च करें, एक पोर्टफोलियो अप्रोच एक बेटर अप्रोच है। पिछले 2-2.5-3 साल में जो होता देखा है हमने, आपको अगर याद हो, फ्रॉम द लो ऑफ 26,000 जो सेंसेक्स ने बनाया था 2020 मार्च 21-22 के आसपास, आज हम कोई 82,000 के बिल्कुल आसपास है। सो 81-82,000 के आसपास है। तो हम सही ये एक रिमार्केबल जर्नी है। बट इक्विटी मार्केट हमेशा ऐसा नहीं रहता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपका आपका राइट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कैपिटल मार्केट को 13-14% के आसपास होना चाहिए। और अगर आप उसको भी कंपाउंड करते हैं, मेरी बात मानिए, इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे आप अपने लिए अगर आप जल्दी शुरू करोगे। ठीक है, तो सेम व्यू सर निफ्टी बैंक के लिए भी लेके चलना चाहिए, जो कि कल के सेशन में 934 अंक हायर लेवल से गिरकर बंद हुआ है। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे वैल्यूएशन गैप नहीं है। निफ्टी बैंक उसमें एक सेक्टर है। आप देखिए, निफ्टी बैंक के हैवी वेट्स कौन कौन से हैं। निफ्टी बैंक के हैवी वेट्स हैं कोटक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, जो चले ही नहीं है ज्यादा पिछले 4-5 साल में। आप एक वैल्यू एनालिसिस कर सकते हैं, हार्डली एनी रिटर्न दीज थ्री स्टॉक्स। उसके बाद के भी जो स्टॉक्स हैं वो ऐसे कोई रिमार्केबल जर्नी नहीं है उनकी, चाहे एसबीआई है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इज ट्रेलिंग निफ्टी, अगर आप पिछले 4 साल का रिटर्न देखेंगे तो बैंक निफ्टी, आप कोई भी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आज हम यहाँ से 11-12% की ग्रोथ की बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो उसमें बैंक निफ्टी केपेबल है आपको 14-15% से कंपाउंड करने के लिए। तो बैंक निफ्टी एक ऐसा, आज की डेट में हम हमेशा
बैंक निफ्टी को एवरग्रीन बोलते हैं, पर आज वो वैल्यूएशन मिसमैच में भी है और नीचे भी है। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन में। बट कोई भी सेक्टोरल बेट अगर आप लेते हैं ना, वो आपके पोर्टफोलियो में 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो कि आप कोई भी एक चीज पे, क्योंकि बैंक निफ्टी अदरवाइज ऑल्सो अगर आप पोर्टफोलियो अप्रोच लेते हैं तो काफी पोर्टफोलियोज में बैंक्स होते ही है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी अदरवाइज ऑल्सो 5 से 10% का एलोकेशन कोई अपने पोर्टफोलियो में देख सकता है। ठीक है, तो 10% से ज़्यादा किसी भी सेक्टर में एलोकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी मौके हैं, निफ्टी को वो लैग कर रहा है, तो यहाँ पे अभी भी खरीदारी करने के मौके बन रहे हैं। सेक्टर्स की जहाँ तक बात है, आप लगातार सर सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो कल के सेशन में हमने देखा कैपिटल गुड्स हुआ, पीएसयू बैंक्स हुए, रियल्टी हुआ, इसके साथ साथ तेल गैस, ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कल ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, आईटी और एफएमसीजी, ये 3 ऐसे पॉकेट्स हैं जिनमें खास तौर पे हमने मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी है। तो पहले अगर कैपिटल गुड्स और पीएसयू बैंकों की बात कर लें, आपने ज़्यादातर जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको तो निफ्टी बैंक में टच कर ही दिया है, तो कैपिटल गुड्स और पीएसयू बैंकों में जो तेज़ी हो रही है उसमें कहाँ खरीदारी के मौके हैं सर? मैं थोड़ा सा मेरा व्यू डिफरेंट है यहाँ पे। पीएसयू बैंक्स आज से 3-4 साल पहले या 4 से 5 साल पहले आप देखिए 0.5 0.6 प्राइस टू बुक ट्रेड कर रहे थे। हम्म। और अगर आप पी मल्टीपल पे बोले, नॉर्मली बैंक को आप प्राइस टू बुक पे लेंगे तो वो 6 to 7 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे थे। आज वो 15 to 16 प्राइस टू सेल्स मल्टीपल पे है। तो मुझे थोड़ा सा ये पूरा बेट जो है स्केरी लगता है। और यहाँ पे भी आपको कमोडिटी स्टॉक्स है पीएसयूज के या पीएसयू बैंक्स हैं, वहाँ पे वैल्यूएशन मिसमैच बहुत ज्यादा है। सो आई थिंक एसबीआई बैंक को छोड़ के जहाँ पे जो हमारे पोर्टफोलियो का अपना कंस्ट्रक्ट भी है, वेयर वी सी दैट वैल्यूएशंस रिकवरी भी है एनसीएलटी के कारण, एनपीएस में भी बहुत मेजर काम हुआ है, नेम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो वहाँ उसके सिवाय मुझे लगता है कि दैट अभी फॉर द टाइम बिंग आप वेट एंड वॉच में रखें कुछ स्टॉक्स को, और जहां राइट प्राइस पॉइंट मिले, एंड राइट प्राइस पॉइंट यहाँ से हो सकता है 5-7% नीचे हो, 10% नीचे हो, बट अदरवाइज अवॉइडेबल है वो स्टॉक्स। और एट द मैक्स व्हाट अगर आपको लेना ही है तो आप एक जैसे आपने अभी बात करी बैंक निफ्टी की, आप बैंक निफ्टी बाय कर लीजिए, आपको उसमें सारा हर तरह की क्यूजिंग का मजा मिल जाएगा, प्राइवेट बैंक, एचएफसी, पीएसयू बैंक्स, एनबीएफसीज। आई थिंक वो एक बेटर प्ले है। ठीक है, तो अगर हम सर रियल्टी और तेल गैस शेयरों की बात करें तो इसमें भी, हालांकि तेल गैस में भी काफ़ी सारे पीएसयूज हैं जो कि ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो रियल्टी और पीएसयू, ये जो तेल गैस शेयरों में खरीदारी हो रही है, क्या इसमें हमें बाय करके चलना है या फिर कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे अब मुनाफा वसूली के मौके नजर आने लगे हैं? रॉयल्टी में आई एम श्योर आफ्टर द न्यू टैक्स रिजीम, में जब से आपका नया टैक्स रिजीम आया है, मुझे लग रहा है वहां पे पॉसिबिलिटी बनेगी कि दैट आपको कुछ नीचे के लेवल पे चीजें मिले। वेरी मच पॉसिबल है कि कुछ चीजें बेटर मिले। जो बाकी नेम्स है देखिए, उनमें आप हमेशा अपसाइड कैप्चर होते हुए देखेंगे, बट आई थिंक वेट एंड वॉच हो सकता है। बट जो आप तेल गैस की बात कर रहे हैं उसमें अगर आप प्राइवेट नेम्स लेंगे तो वो बेटर रहेंगे रादर आप पीएसयू नेम्स के ऊपर जाएं। बट एनर्जी पे फोकस ज्यादा हो सकता है, एनर्जी थीम पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी में आप कह रहे हैं कि ज़्यादा फोकस हो सकता है। एनर्जी में अगर आप देखें तो आपको ऐसे नाम भी मिलेंगे जो वैल्यू चेन में बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। अभी आप 3 करोड़ सोलर हीटर्स की बात कर रहे हैं, आपने घरों में सोलर हीटर्स लगा दिए, जो एक्सेस एनर्जी है उसको मेन ग्रिड पे तो लेके जाना है, और मेन ग्रिड पे जो कंपनीज लेके जाएंगे, आप वैल्यू चेन प्लॉट कीजिए, ये थीम है, ये वैल्यू चेन है, तो कौन सी कंपनियां लेके जाएंगी मेन ग्रिड में और जिसका मार्केट शेयर अच्छा है, तो वहां पे वैल्यूएशन मिसमैच में आपको पावर ग्रिड मिलेगा। और थर्मल में मैं काम करता हूँ और ईवी में काम करता हूँ, जो आप क्लीन एनर्जी में काम करता हूँ, आपको एनटीपीसी मिलेगा। पर मैं कोई रिकमेंडेशन या नहीं दे रहा हूँ, ये हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है, ये सिर्फ डिस्कशन मोड के लिए मैं आपको ये स्टॉक्स को बता रहा हूँ। बट यस, ये हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है। तो ये 2 ऐसी कंपनीज हैं जो वैल्यूएशन में इस समय रीजनेबली प्राइस है, विज़ कोई और एनर्जी कंपनी हो या एनर्जी फाइनेंसिंग कंपनी हो, तो ये बेटर रहेगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई सेक्टर्स की। एक बार ज़रा ब्रॉडर मार्केट्स कैसे थे कल के सेशन में वो भी देख लेते हैं। कल हमने देखा कि डीवीज लैब, बीपीसीएल, एलएनटी, बजाज फिनसर्व ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल थे। टाइटन, एयरटेल, सिप्ला, आईटीसी, कोटक बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी के
लूजर्स में आपको शुमार नजर आएंगे। हालांकि जो एडवांस डिक्लाइन है वो मार्केट बुल्स के फेवर में थी। 1469 शेयर ऐसे हैं जो कि चढ़कर बंद हुए और 1055 शेयर ऐसे थे जिनमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स आप देखिए करीब करीब 600 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स में 650 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। वायदा बाजार में भी जमकर एक्शन था, जिसमें बंधन बैंक 13% नतीजों का इंपैक्ट हमने देखा, वो पॉजिटिव बंद हुआ। आईईएक्स में भी नतीजों का इंपैक्ट था, सिटी यूनियन में भी हमने देखा। ये टॉप गेनर्स थे जहां तक एफएनओ की बात है। और लूजर्स में देखें तो एम्फेसिस, यूबीएल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एल्केम लैब्स, ये टॉप लूजर्स में शामिल थे। सर, कल हमने देखा इंडिया विक्स में भी 6% से ज़्यादा की मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। तो एक तरफ मार्केट्स में नए हाई ज़रूर लग रहे हैं, मार्केट्स हाई लेवल से रिट्रेस भी हो रहा है और 6% जिस तरह से विक्स बढ़ रहा है, आप कैसे रीड कर रहे हैं सर? कोई छोटे मोजोले स्टॉक्स भी आपको ऐसे पसंद है, नज़र आ रहे हैं जहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट हो अभी? देखिए, बहुत ब्रॉड बेस्ड रैली है ये, बट व्हाट इज अवॉइडेबल है इस समय स्मॉल और मिड कैप स्पेस को आप अवॉइड कर सकते हैं। पर उस स्पेस में भी जहां पे भी आपको लगे कोई सेक्टर स्पेसिफिक चीजें हैं, वो बेटर कर सकते हैं आप अपने एंड पे। जैसे सेक्टर स्पेसिफिक चीजों की मैं बात करूं तो जो सेक्टर्स आपके नहीं चले, मान लीजिए कुछ कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं बीएफएसआई स्पेस पे, वो आप देख सकते हैं। भाई कई इंडस्ट्री लीडर आप सरप्राइज होंगे कि वो इंडस्ट्री लीडर भी अपने मार्केट कैप के हिसाब से स्मॉल कैप ही है। आप उन इंडस्ट्री लीडर्स को देख सकते हैं। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक है कुछ जो अच्छा अच्छा कर सकते हैं यहाँ से, उनकी वैल्यूएशन मिसमैच भी है। चेंज ऑफ गार्ड हुआ है अभी। फेडरल बैंक एक है बैंक जो हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है। अगेन आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर हम सही इट्स अ गुड बैंक वेयर देयर इज अ चेंज ऑफ गार्ड, नए सीईओ ने ज्वाइन किया है एंड बहुत प्रॉमिसिंग बैंक है। तो कुछ ऐसी कंपनीज आप देख सकते हैं। जैसे आज की डेट में आप समझिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें हमें क्लीन एनर्जी पे काम करना है, हमें क्लीन वाटर पे काम करना है, हमें रिसाइकलिंग में काम करना है। तो रिसाइकलिंग स्पेस में बहुत सारी चीजें हो रही है, उभर के आ रही है, और वहां पे आपको ज्यादातर कंपनी स्मॉल स्पेस मिलेंगी। आप एक चीज जरूर ध्यान दीजिए, आप किसी भी चीज की वैल्यू अगर उसकी 100 है और उसकी प्राइस आप 300 देने को तैयार है, तो वो क्या आगे आने वाले टाइम में 300 की होगी, ये आप प्लीज अनुमान लगाओ। आप मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से एक्ट ना करें, हमेशा क्वेश्चन करें कि कोई चीज आउट परफॉर्म कर रही है तो क्यों कर रही है। जब हम मुझे याद है जब जब आप नॉर्मली ग्रेजुएशन में या अदरवाइज स्कूल में होते हैं, आपके नंबर कम आते हैं, आप अपनी अंडर परफॉर्मेंस आप हमेशा क्वेश्चन करते हो, आपके पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में आउट परफॉर्मेंस भी क्वेश्चन करनी चाहिए अंडर परफॉर्मेंस के साथ, कि अगर वो आउट परफॉर्मेंस इतनी आ रही है तो क्यों आ रही है। आप एक चीज समझिए, एक बिजनेस है वो 18-20% की अर्निंग ग्रोथ निकाल रहा है, वे 2-2.5 लाख एम्प्लॉयज के साथ, जहां 5-6% का प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। उस बिजनेस में आप अगर हर साल 50% बनाना चाह रहे हैं तो, या बन रहा है, तो आपको वो क्वेश्चन करना चाहिए। तो या तो अर्निंग हैज टू कैच अप, जो अर्निंग 18 आ रही है वो 30-35% हो, या प्राइस हैज टू कम डाउन, या प्राइस हैज टू स्टे देयर वेयर इट इज, और टाइम करेक्शन होगा कि अर्निंग कैच अप करे। तो ये चीज होती ही होती है। आप समझिए निफ्टी का रिटर्न मैं आपको प्री कोविड बताता हूँ, कोविड के बाद अभी बात करने का इसलिए थोड़ा यूज नहीं है बिकॉज 4 साल में बहुत डिफरेंट रैली है। प्री कोविड रिटर्न निफ्टी का 93 से कुछ 11.5% के आसपास है। हमारी नॉमिनल जीडीपी एवरेज उतनी रही है, और कॉर्पोरेट इंडिया का रिटर्न भी उतना ही रहा है। तो जो मार्केट है वो इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन ही तो है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है। सो आई थिंक ये चीज आप ध्यान रखें, और इन चीजों को देखते हुए आप स्मॉल और मिड कैप स्पेस में जा सकते हैं, पर जहां पे आपका प्राइस पॉइंट जो है वो आपके फेवर में। अच्छा, जहाँ जहाँ वैल्यूएशंस अच्छे हैं, कंफर्टिंग हैं, उन स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। चलिए अब आज के ऊपर फोकस करते हैं और आज के बाजार की रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं। नतीजों के दम पे हमने देखा सर, कल के सेशन में बंधन बैंक स्टार परफॉर्मर था, 13% के आसपास का आपको देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक पे के भी नंबर्स अगर हम देखें तो मिले जुले थे, तो उसका इंपैक्ट हमने स्टॉक के प्राइस में देखा। पीएनबी के नंबर्स और उसके साथ साथ गाइडेंस भी बहुत ही शानदार थी। इन तीनों बैंकों में से कोई ऐसा बैंक जो कि वैल्यूएशन वाइज आपको अच्छा लग रहा हो सर? आपने पीएनबी बोला और दो, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी सर। और देखिए तीनों बैंक बहुत अच्छे बैंक मैं अगर आप मेरे से पूछते हैं, एंड मेरे को तीनों बैंक ही पसंद है। आईसीआईसीआई पूरा पूरा टर्न अराउंड है, एंड वैल्यूएशन वाइज भी बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे है। बंधन अपनी स्पेस में काफी आगे अच्छा कर रहा है। पीएनबी थोड़ा सा एलिवेटेड है प्राइस में, तो मैं अभी उसे इन टर्म्स ऑफ अपने ट्रैकर में डालना चाहूंगा। बट अगर आप बात करते हैं बंधन की और आईसीआईसीआई की, जो हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट भी है, दोनों बैंक्स बहुत प्रॉमिसिंग है यहाँ से। और देखिए अभी मैं कहता हूँ जो हमारा एनसीएलटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, जिस कारण से काफी रिकवरीज आई बैंक्स के पास भी।
और साथ में अभी होगा क्या, आप बीएफएसआई, आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था बैंक निफ्टी के बारे में, तब मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया, जो मैं इस जो आपने स्टॉक्स पूछे उनके लिए भी और उस सेक्टर के लिए भी बोलूंगा। अभी हम ऑलमोस्ट एट द पीक ऑफ रेट साइकिल है। अब 5-6 क्वार्टर से हमारा आ रहा है, वी आर जस्ट होल्डिंग अ रेट बिकॉज यूएस में रेट कट नहीं हुआ। एक बार रेट कट आने शुरू होंगे तो ज्यादातर बैंक की जो एसएलआर बुक होती है वो 22-23%, कुछ जगह 25-26% लॉन्ग रेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है। तो जब आपका रेट कट आता है तो आपका ये जो बॉन्ड का जो प्राइस मूवमेंट होता है वो अपवर्ड मूव करता है, बिकॉज इनवर्स रिलेशन होता है। तो वहां पे ट्रेजरी गेन्स बहुत आते हैं, तो आपकी फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी बैंक्स की अगले 2-3 क्वार्टर के अंदर। तो वो अलग इम्पैक्ट आएगा। सो बैंकिंग एज ए सेक्टर विच हैज नॉट डन वेल अपने पिछले 4 साल में, यहाँ से अच्छा करता दिख ही रहा है। तो ये बैंक्स भी सीजन एक अच्छा देखेंगे, बट अगर आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं डे इन डे नाइट अपने स्टॉक्स को, आप क्वार्टरली रिजल्ट नहीं ट्रैक करते जैसे आप कर रहे हैं, या फिर आप उनकी बैलेंस शीट्स नहीं पढ़ते हैं, तो आप सुनी सुनाई बातों में मत जाएं। आप चुपचाप या तो फंड रूट लें, या जैसे आपने बात करी बैंक निफ्टी फंड, उनके इंडेक्स फंड अवेलेबल है वो लें, ताकि आप आराम से, देखिए इन्वेस्टमेंट का पर्पस एक और है कि दैट आप आराम से उस चीज को एंजॉय भी कर सकते हैं जो रैली है। बिकॉज दिस इज नॉट, अगर आप डेली बेसिस पे आप इस काम में नहीं जुड़े हुए हैं, तो चुपचाप आप एक अच्छे फंड मैनेजर को पैसे दीजिए, म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड लीजिए, दैट्स अ राइट वे टू। चलिए परफेक्ट है सर, ये बहुत ही बढ़िया अप्रोच है। लेकिन सर अगर थोड़ा बैंकों से हटकर हम ओएमसीज की बात करें तो पीएनजीआरबी जो कि इनका रेगुलेटर है, पाइपलाइन टैरिफ में कुछ बदलाव उन्होंने किए हैं, तो उसके दम पर हमने कल के सेशन में ओएमसीज में काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिखा है। कोई ओएमसी स्टॉक सर बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी में से जो आपको पसंद हो? अवॉइडेबल है, मैं ये बोलूंगा। गवर्नमेंट रेगुलेटेड है और ये सारे पीएसयूज भी हैं, वेरी वेरी अवॉइडेबल है। और मैंने बोला ना, एनर्जी पे आप ज्यादा देख सकते हैं, एंड क्लीन एनर्जी पे ज्यादा काम हो सकता है। फॉर द टाइमिंग आई थिंक एक जो कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज है हमारे पोर्टफोलियो में, आप वो देख सकते हैं एक राइट प्राइस पॉइंट पर। अभी वो मोस्ट लाइकली अपना एक ऑफशूट इसको जियो प्लेटफॉर्म्स को अलग करेगा, तो उससे वैल्यू क्रिएशन और होगी साथ में। सो आई थिंक दैट कैन बी लुक दैट, बट अदरवाइज अगेन देयर इज नो रिकमेंडेशन। ये हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है, वी लाइक दैट कंपनी, बट अदरवाइज अवॉइडेबल। चलिए सर, मुझे ऐसा लगता है। मेरे पास थोड़ा समय की कमी है, 2-3 सवाल मैं आपसे और लेना चाहता हूँ। एक जो बजट में एक प्रावधान हुआ है कि जो बायबैक होते हैं शेयर्स के, उसके ऊपर भी जो बायबैक में टेंडर करेंगे उन्हीं के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती हुई दिखेगी, ये नई चीज़ हुई है। तो काफ़ी सारी कंपनियां जो अपने बायबैक्स ला रही हैं, उसमें एआईए इंजीनियरिंग है, इंडस टावर्स की बैठक होने वाली है, उसके ऊपर भी फोकस रहने वाला है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां बोनस का भी अनाउंसमेंट कर रही हैं, उसमें राइट्स है जिसकी बैठक 31 तारीख को है। इसके अलावा वीएसटी इंडस्ट्रीज या ऑलरेडी 10:1 का बोनस ऑलरेडी जारी कर चुकी हैं। तो अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए कंपनियां अलग अलग रूट अपना रही हैं। तो ये ऐसी कंपनियां जिनमें बायबैक आ रहे हैं या बोनस के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, उन पर आपकी राय सर? मुझे लगता है कि यार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बिकॉज रादर देन कि आप बाय बैक करें, जो आपके पास कैपिटल सरप्लस है वो बिजनेस एक्सपेंशन में लगा, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। सो यू नो इवेंचुअली बायबैक में कंपनी पे आता था, इन्वेस्टर्स को नहीं आता था, बट वो ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर एडिशनल कैपिटल है, सरप्लस है, वो आप बिजनेस एक्सपेंशन में लगा, रादर कि आप बायबैक करें। तो इट इज टू डिस्करेज बायबैक, और वो एक सही तरीका भी है। आप कैश फ्लो जो है फर्दर एक्सपेंड करने के लिए लगाएं, जब इंडिया में अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्ट करने की। चलिए ठीक है, आखिरी 2 सवाल हैं सर मेरे पास। एक तो नतीजों के दम पर बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, बीईएल, वर्लपूल, अदानी विल्मर, आईएक्स, नंबर्स पे पॉजिटिव रिएक्ट किया इन्होंने, और आज भी बहुत सारी कंपनियां जिनके नंबर्स आने वाले, इसमें प्रमुख कंपनियां हैं कुछ, टाटा कंज्यूमर, आईओसी, गेल, एक्साइड, कैस्ट्रॉल और टॉरेंट पावर। कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में हो या फिर वैल्यूएशन जहां पे अच्छे नजर आ रहे हैं आपको? बहुत बढ़िया सवाल है। ये जो गवर्नमेंट के बजट के बाद से जो फोकस लेकर रूरल पे है, आपकी आपकी जितने भी कंज्यूमर कंपनीज हैं वो अच्छा करेंगी यहाँ से। तो टाटा कंज्यूमर अपने आप में अच्छा करेगी, उसका 37-38% जो टॉप लाइन है वो आपका रूरल से आता है। एज बाकी का जो अर्बन में भी ये कंपनी अच्छा करेंगी, क्योंकि जैसे जैसे पर कैपिटल जीडीपी आपकी बढ़ेगी, तो आपका अपग्रेडेशन एज ए प्रोसेस की वो बढ़ता रहेगा। आपका हर बंदा चाहेगा पैकेट फूड लेना, हर बंदा चाहेगा बेटर चीज यूज करना। सो आई थिंक आईटीसी हो, इमामी हो, टाटा कंज्यूमर हो, ये तीनों हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है। दीज कंपनीज विल एंड शुड डू वेल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। अगेन देयर इज नो रिकमेंडेशन, हमारे पोर्टफोलियो में है, हमें ये तीनों कंपनियां पसंद है। और एज ए कंजम्पशन स्टोरी जो इंडिया की है, जो लग रहा है इतना मानसून भी ठीक ही है, तो वो यहाँ से बेहतर करेगा क्या? चलिए ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे, आज के लिए किन सेक्टर्स, किन स्टॉक्स पे फोकस होगा? आपने एनर्जी एज अ प्ले की एक तो बात करी है, कोई और स्टॉक्स या सेक्टर जो आपके रडार पे हो या आपके पोर्टफोलियो में हो सर?
मैं स्टॉक नहीं बता सकता, पर मैं ये बोल सकता हूँ दैट आप मोबिलिटी थीम पे, जो हमारा ऑटो थीम है जो 9% को जीडीपी को कंट्रीब्यूट भी करता है, उस पर फोकस जरूर करें। आप एनर्जी थीम पे फोकस करें। बैंकिंग की आपने खुद ही बात करी है, वो थीम एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। और मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडिया का क्लियर कट फोकस है कि पर कैपिटा जीडीपी को यहाँ से आपका 16.5-17% से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को, उसको हमने 25% लेके जाना है 2030 तक। तो एक वो थीम है, आपको फोकस करना चाहिए ताकि सर आपने चार या चीज़ें बोली सर, एक एनर्जी, एक बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, में एक नाम मिस कर गया सर। मोबिलिटी ऑटो, मोबिलिटी मोबिलिटी ऑटो। ऑटो, ठीक है, वो आपका परफेक्ट। ऑटो भी हो सकता है और आपका पैसेंजर व्हीकल लोकोमोटिव इंजन भी हो सकता है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में सबसे एक सब थीम आता है डिफेंस की, पर उसमें प्लीज वॉच फॉर वैल्यूएशंस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, वैल्यूएशन तो है ही है हर जगह, किसी भी सेक्टर में आप जाइए, आप जहाँ पे वैल्यूएशंस हैं, वैल्यूएशंस अच्छे हैं या अट्रैक्टिव हैं, उन स्टॉक्स को, उन थीम्स को आप आइडेंटिफाई करके चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स की बात हुई है। सो डिस्क्लोजर ये है कि जो भी हमने अपने स्टॉक्स डिस्कस करे हैं यहाँ पे, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी मैंने स्टॉक्स की बात करी है, जहां मैंने उनके लिए अच्छा बोला है, वो मेरे पोर्टफोलियो का, हमारे अपने पीएमएस का पार्ट है। हम यहाँ सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के हिसाब से आपसे स्टॉक की बात कर रहे हैं। प्लीज आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें कुछ भी लेने से पहले। और प्लीज अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं फिर से आग्रह करूंगा, म्यूचुअल फंड और पीएमएस करें, ये स्टॉक्स डायरेक्टली लेने के चक्कर में मत पड़े। चलिए क्षितिज सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह आज हमारे साथ शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। विश यू वेरी गुड डे सर। थैंक यू। चलिए, तो मार्केट्स में हमने देखा कल के सेशन में रिकॉर्ड हाई से एक बार प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे अभी भी मौके हैं, जहां पे वैल्यूएशन अच्छे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जहां पे आप फोकस करके चल सकते हैं, जहां पे अभी भी इस आज भी और पूरे हफ्ते में बेहतरीन कमाई के मौके आपको नजर आ सकते हैं। और उनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हो सकते हैं जो कि नतीजों के दम पे रिएक्ट कर रहे हैं, और उस पर हमारा खास फोकस सुबह 10:30 बजे भी रहता है। मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ते हैं बीच बाजार में स्टॉक्स के ऊपर, ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जिनके नतीजे आए उन पर तो फोकस रहता ही है, साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में खास तौर पे उनकी पकड़ रहती है। एक सेक्टर वो हर दिन डिस्कस करते ही हैं। तो सुबह 10:30 बजे सोमवार से शुक्रवार बीच बाजार में जुड़ना मत भूलिएगा। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए, कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।